हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आ गई मैं क्लास 8th के लिए? आज मैं लेकर आई हूँ आपका व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक है आपका वर्ण विचार। तो पहला हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जान लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार। आपको पता है कि व्याकरण के हमारे जो 4 अंग हैं उसमें पहला अंग होता है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इसके स्वरूप हैं। सब कुछ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि ये जो बेस है इस पर आधारित प्रश्न आपसे काफी आगे समय तक पूछे जाते रहेंगे, तो इसका मजबूत होना पहले जरूरी है। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं वर्ण की परिभाषा। क्या होती है वर्ण की परिभाषा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब जो भी हम बोल रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वाक्यों से बन रहे हैं। ये वाक्य किससे बन रहे हैं? पदों से बन रहे हैं। पद क्या होते हैं? शब्दों का ही जो है एक रूप होता है आपका पद। और वो शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। वर्ण से छोटी इकाई नहीं होती। तो भाषा की मूल इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वो वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। जैसे वाक्य से छोटा शब्द किया, शब्द से छोटा वर्ण किया, हम नहीं कर सकते उससे छोटा। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। जब हम उसको बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो वो क्या है? ध्वनि है, क्योंकि उसे हम कान से। लेकिन जब हम इसको लिखने लगते हैं तो वही ध्वनियाँ लिपि कहलाती हैं। और लिपि हम हिंदी में लिपियां हम कैसे लिखते हैं? वर्णों की सहायता से लिखते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। अब ये जो वर्ण है इसका प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? हम ध्वनि और ध्वनि चिन्हों यानी कि जो हम आप बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं उन्हीं के लिए हम इन वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। यानी कि वर्ण क्या हुए? मौखिक भाषा के भी प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि जब मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ध्वनियां हैं वो वर्ण के रूप में है, और जब हम उसको लिख रहे हैं तो वो लिपि ही हमारे वर्ण के रूप में है। अतः हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। अब यहां तक तो हमने समझाया कि वर्ण क्या है। अब ये है आपकी वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको खंडित नहीं किया जा सकता वह वर्ण कहलाती है। तो देखिए मैंने आपको एक और नई भाषा तुरंत बता दी। किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण आपको समझ में आ गया। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसे हम कम छोटा नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है वर्णमाला। इन्हीं वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लगते हैं, व्यवस्थित मतलब जो सही तरीके, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोले आ जाओ, ठीक है, जाओ आ, अगर हम बोले तो ये गलत है ना। तो हर चीज का अपना एक सही सिस्टमैटिक ढंग होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखते हैं तो आप भी ZPQRFD तो नहीं लिखोगे ना, ऐसे नहीं लिखते हो ना। क्या लिखते हो? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है? उसी तरीके से जब हम हिंदी में इन वर्णों को सही तरीके से लगते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ अंग आहा। ठीक है? फिर उसके बाद हम व्यंजन में आ जाते हैं। का खा गा घा चा छा जा झा ई टा ठा डा ढाणा ता था दा धाना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा स ह छत्र ज्ञाश्र। तो इस तरीके से होता है ना। तो हर चीज का अपनी एक जगह है और वही व्यवस्थित क्रम हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए क्या हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये चीजें तो आप लोग को बहुत पहले से बताई जा रही हैं कि 2 तरीके के होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? स्वर। स्वर की मात्रा। अब जो स्वर होते हैं और उनकी जो मात्राएं लगती हैं, स्वर आपको पता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ, यही हमारी जो है स्वर होते हैं। अंग आहा स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सभी जितने भी मैंने स्वर पढ़े
इसमें छोटा आ को छोड़कर सभी की मात्राएं होती हैं, यानी कि बचे हुए 10 स्वरों की मात्रा होती है, क्योंकि आ एक सिंगल ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग जो है सभी व्यंजनों के उच्चारण में किया जाता है, इसीलिए इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना आ के अधूरा है। आप कोई भी व्यंजन बोल लो, का, खा, गा, घा, सब में देखो आ निकल रहा है ना एंड में, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, तो सब में देखो आ निकल रहा है। तो इसलिए आ एक ऐसा सिंगल स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो हर एक व्यंजन के साथ लिया जाता है, और बाकी स्वर की जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सभी मात्राएं स्वरों के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब देखिए इनकी मात्राएं हम आपको सिखा देते हैं, यहां पर बने तो हुए हैं लेकिन तब भी मैं आपको बताती हूं। जैसे आप यहां देख रहे हो छोटा आ, तो इसको हम का के साथ आपको बताएंगे। यहां पर देखेंगे आप का, सबसे पहले आया हमारा का, तो ये हम का लिखते हैं, का के साथ हम आ की मात्रा लगाते हैं। का के छोटी ई, तो ये हमेशा का से पहले लगेगी। फिर आते हैं बड़ी ई, तो ये का बनाएंगे और इसके पीछे से हम मात्रा लगाएंगे बड़ी ई। फिर आता है छोटा ऊ, तो ये क्या हुआ, इसके नीचे छोटा ऊ लग गया। फिर बड़ा ऊ, तो का लगाया और इसके नीचे बड़ा ऊ लिख दिया। फिर है री से ऋषि, का और का के नीचे ऐसे छोटा सा जो है वो हम सी बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है री, इसको बोलते हैं क्री, ठीक है। फिर आते हैं ए की मात्रा का के ऊपर ए, के। फिर ए, तो का के ऊपर हम लगाते हैं 2 मात्राएं, तो ये हो जाती है ए। फिर ओ, का के साथ एक डंडा ऊपर एक मात्रा को। फिर को, का के साथ एक डंडा ऊपर 2 मात्राएं को। तो समझ में आया कैसे पढ़ेंगे, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, इस तरीके से पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, उसी तरीके से हमने का को पढ़ दिया, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। समझ में आ गया आपको मात्राएं, स्वर की सारी मात्राएं क्लियर कर दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में जो सबसे पहले आता है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के आपके 5 जो हैं वो वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कैसे होते हैं बताती हूं। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी टंग कहीं ना कहीं, मतलब मुंह से निकलने वाली हवा हमारे पूरे मुंह से कहीं ना कहीं से टकराते हुए निकलती है, इसलिए बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है का, खा, जो हमारी जबान है, खास तौर से देखना, जबान जो है वो कहीं ना कहीं टच करेगी, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे, का, खा, गा, घा, ड़ा, तो यहां पर इसके पहले वर्ण के अकॉर्डिंग ही इसका वर्ग डिसाइड होता है, का वर्ग। उसके बाद आता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, तो यहां पर टंग हमारी कहां छुई, नीचे मुंह की तरफ। नेक्स्ट आते हैं टा वर्ग, ये क्या कहलाता है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, अब टंग हमारी ऐसे टिल्ट होकर और हमारे तालू से छू रही है। फिर आते हैं ता वर्ग, इसमें क्या है, ता, था, दा, धा, ना, अब मेरे आप देख रहे हैं दांत के ऊपर ये आ रही है टंग, तो ये कहलाती है ता वर्ग। फिर आते हैं पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, यहां पर दोनों होंठ आपस में टच होते हुए निकल रहे हैं, तो ये कहलाया पा वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने हैं, 5 वर्ग हैं और सब में 5-5 वर्ण हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आते हैं अंतःस्थः व्यंजन। अंतःस्थः व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसको उच्चारण करोगे तो देखो अंदर की तरफ लेते हो, या, रा, ला, वा, अंदर की तरफ हम खींच रहे हैं, या, रा, ला, वा, तो ये होता है, तो ये हमारे होते हैं अंतःस्थः व्यंजन। फिर नेक्स्ट आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते समय हमारे मुंह में थोड़ी ऊष्मा यानी कि गर्माहट पैदा होती है, स, श, स, ह, ठीक है, क्या है, स, श, स, ह, तो ये हमारा अंदर जो है ऊर्जा, ऊष्मा पैदा हुई है। फिर आते हैं हमारे पास जो
वो ग्रहित हैं। ग्रहित मतलब किन्हीं दूसरी भाषाओं से हमारे में शामिल किए गए हैं। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के कुछ वर्णों को शामिल किया गया है। इनकी संख्या 3 है, जिसमें आपका सिर्फ ये चंद्र आता है। फिर उसके नीचे जा, जा हमारा क्या है, आप जानते हैं कि जा हमारा स्पर्श व्यंजन है, लेकिन उसके नीचे इस तरीके से एक बिंदी लगा के इसमें नुक्ता लगा दिया। जिस बिंदी नीचे जो बिंदी होती क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। फा के नीचे भी हम लगाते थे। तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, इसका उच्चारण हम जैसे जो नीचे नुक्ता लगा है, जैसे हम यहां पर बोलेंगे जा और फा, क्या बोलते हैं, जा फा। लेकिन जब इसके नीचे नुक्ता लग जाता है तब जा का क्या होता है, जा, जा ज, फा फ, क्या हो जाएगा, फा फ। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। तो जब हम बोलते हैं तभी हम चीजों को लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण करते समय आपके साथ क्या निकल रहा है, उसी हिसाब से आप इसको लिखोगे। अब आ जाते हैं, अच्छा ये जो आया आ, ये हमारा अंग्रेजी से आगत वर्ण है। जो अंग्रेजी के शब्द जब हम इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं, जैसे हम वो लिखें डॉक्टर, ऑफिस, ये सभी जो हैं, जैसे ऑफिस अगर हम ऐसे लिखेंगे हिंदी में तो क्या होगा, ऑफिस। ऑफिस तो नहीं लिखेंगे, यानी कि अब देखिए यहां पर अगर हम ऑफिस लिखते हैं तो क्या होगा, ऑफिस लिख देते हैं, ऑफिस। लेकिन ये उच्चारण जब आप कर रहे हो तो क्या निकल रहा है, ऑफिस। अब हमें इंग्लिश में क्या लिखना है, ऑफिस। क्या लिखना है, ऑफिस। अब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होगा, ऑफिस, ऑफिस, क्या हो जाएगा, ऑफिस। तो ये भी उच्चारण गलत है। तो इंग्लिश का जो ऑफिस है, जब उसे हम हिंदी में ऑफिस लिखते हैं तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। जब उसे हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अर्धचंद्र लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा। हमने ये अर्धचंद्र लगा दिया, ऑफिस, ये बन गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये अंग्रेजी का आगत वर्ण है, जबकि जा और फा उर्दू फारसी का जो है आगत शब्द है, वर्ण है। वर्ण तो बेसिकली वो हिंदी का ही है, लेकिन नुक्ता जो है वो आगत है। उसी तरह आ जो है वो हमारा किसका है, हिंदी का वर्ण है, लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ चंद्र बिंद जो है वो अंग्रेजी से आगत है, ग्रहित किया है। यानी कि दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इन वर्णों को हमें लगाना पड़ता है, इन चिन्हों को लगाना पड़ता है। फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आपने यहां तक तो देख लिया शा, सा, सा, हा, लेकिन अभी भी हमारे व्यंजन की आखिरी लाइन हमने नहीं पढ़ी है, वो है छत्रज्ञ। अब छत्रज्ञ जो है और इसके अलावा आता है श्रा, ये दो व्यंजनों को जोड़कर बनता है, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये कैसे बनेंगे, क्या होंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, हर एक चीज का अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब इसी तरीके से डा और ढा जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा ऑलरेडी स्वर है, वो सॉरी व्यंजन है, ठीक है। लेकिन इनमें जब हम बिंदी लगा देते हैं ड ढा, ये भी नए मान्य जो शब्द हैं, यानी कि ये मॉडिफाई किए गए हैं, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये जो डा और ढा है ये क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारी जो व्यंजन है उन्हीं का मॉडिफाई रूप है, क्योंकि बोलते समय हमारी भाषा, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से हिंदी आई। अब हमेशा हमारी भाषा में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ नए शब्द जुड़ते रहते हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें अपनी वर्णमाला में समय समय पर थोड़ा ना थोड़ा बदलाव करना होता है। जैसे बेसिक जो हमारी थी वर्णमाला, उसमें सिंपल हमारा क्या था, स्वर थे, व्यंजन थे और अयोगवाह थे। लेकिन इनमें कुछ, अब चूंकि हम बाकी भाषाओं के भी टच में आए, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तो हमें बाहर से ही कुछ चिन्हों को ग्रहित करना पड़ा लिखने के लिए, उसी तरीके से ग्रहित बने। उसी हिंदी में भी हमारे कुछ शब्दों में चेंजेस आए, तो फिर उनको लिखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा, अपने ही व्यंजनों में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो इस तरीके से हमने डा और ढा को ड ढा बना दिया।
तो ये कहलाए हमारे उच्छिष्ट व्यंजन। नेक्स्ट आते हैं अनुस्वार। इसके बाद हमने आपसे बात करी है अयोगवाह की। तो अयोगवाह के अंदर अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। ये क्या होते हैं हमारे अयोगवाह, ठीक है। ये तीनों ही इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं। आप सभी को पता है अभी हमने अंग आह की बात नहीं करी। जब हमने स्वर पढ़ा तो छोटा आ से लेकर औ तक पढ़ दिया, लेकिन अंग आह हमने नहीं पढ़ा। अंग आह और चंद्र बिंदी जो हमारी लगती है, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? अयोगवाह के अंतर्गत है। ना ये स्वर में शामिल होते हैं, ना ये व्यंजन में शामिल होते हैं। ये वर्ण जो हैं जो आपके स्वर और व्यंजन के बीच में रहते हैं और अयोगवाह के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इनकी सिर्फ जो है हम कुछ चिन्हों को लेते हैं। जैसे चिन्ह है, अगर अनुस्वार के लिए हम सिर्फ अंग बिंदी लगाते हैं जिसमें आपके शामिल रहते हैं अंग। जैसे अब यहां पर है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? अंग लिखते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम यहां पर क्या लगाएंगे? तो इसके लिए आंख, इस एक शब्द हमने आपको बताया। आह के लिए हम प्रातः जैसे शब्दों को लिखते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम इसमें चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मात्राएं हैं, जैसे एक बिंदी है, चंद्र बिंदी है, और विसर्ग में हम पीछे की तरफ की जो बिंदियां दो लेते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे अयोगवाह। नेक्स्ट आते हैं स्वर। अब हम समझना शुरू करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हमने आपको इनिशियल लेवल पे बता दिया कि क्या क्या है। अब इनको हम समझना शुरू करेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या है, ये इनके कितने भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ये भी समझने हैं हमें। तो पहला है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वह स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हमें कोई रुकावट मुंह के अंदर लगे ही नहीं, ना जीभ टकराए, ना दांत टकराए, ना होठ टकराए, ना तालू टकराए, कुछ भी ना आए, कोई सीधे हवा गले से निकले और बाहर को चली जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब इनको आप पहले बोल के देखो, तब आगे बढ़ना, ठीक है। जो परिभाषा लिखी है अगर वो बोल रहा है तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो करने में क्या जाता है। तो चलो कर लेते हैं, करें। जैसे हमने बोला आ इ ई उ ए ओ अंगाहा। तो अब देखिए यहाँ हवा गले से सीधे बाहर चली आई कि नहीं आई? तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाधा या रुकावट मुंह के बीच में नहीं आई। तो ये हमारे कहलाते हैं स्वर। अब ये स्वर क्या है? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। तो हम छोटा आ तो बोलते नहीं, हम आ इ ई उ ए ओ बोलते हैं ना। तो इस तरीके से कुछ भी बीच में रुकावट नहीं आई। अब हम आ जाते हैं स्वर के भेद पे। हमने स्वर देख लिया क्या होता है, जिनमें हम जब मुंह से बोलते हैं और हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तो वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर हम देख भी चुके हैं कि स्वर जो है वो क्या होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। अब इनके जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 भेद। पहला है हस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्रलुप्त स्वर। तो चलिए देखिए पहला क्या है? हस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हस्वर कहते हैं, यानी कि जिनके बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा है। जैसे अ ई, ऐसे ना, अ ई उ री। तो ये सभी इनको सबसे, जब हम पूरा बोलते हैं आ, हमने क्या बोला? आ ए ओ उ। तो आप देख रहे हो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको बोलने में हमें सबसे कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे कहलाते हैं आपके हस्वर। अब नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? अब हस्वर से 2 गुना समय जितना लगेगा जिस भी स्वर को बोलने में, वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हस्वर को जो हम बोल रहे थे आ, तो आ बोलने से 2 गुना समय क्या लगा बोलने में? बड़ा आ। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो ध्यान रखिए, हस्वर की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 है इनकी संख्या। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? छोटा आ, सॉरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो 7 4 कितने हुए? 11।
तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। अब यहां पर देखिए, अब ओम का उच्चारण जब होता है ओम, हम ऐसे नहीं बोलते ओम करके तो नहीं छोड़ दिया ना, हम क्या बोलते हैं? ओम। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रलुप्त स्वर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या कहलाया? प्रलुप्त स्वर। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, जब खास तौर से जब हम पौराणिक या ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं की जहां बात करते हैं वहीं पर इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो यूज है वो बहुत कम होने के कारण ये स्वरों की 11 संख्याओं में शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन ये सिंगल एक स्वर है ओम। प्रलुप्त स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या बोलेंगे? आओ, ऐसे बोला ना, तो आ को ही हमने कितना लंबा खींच दिया, आओ, जाओ। तो ये हम लोग मोस्टली नहीं बोलते हैं, इसलिए इस प्रलुप्त स्वर को काफी हद तक जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो समझ में आ गया स्वर क्या होते हैं? जिनमें मुंह से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है वे सभी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर हमारे 3 भेद होते हैं, हस् स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर। हस् स्वर में जिसमें बहुत ही कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है वे हस् स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, रू, री। तो ये होते हैं आपके हस् स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हस् स्वर से 2 गुना समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इसके अलावा एक और होता है प्रलुप्त स्वर। ये जो है प्रलुप्त स्वर जो है ये इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय बोलने में लगता है, जैसे कि ओम। और इन प्रलुप्त स्वरों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। क्लियर हो गया स्वर? आपको मैंने फटाफट रिवाइज भी करा दिया। अब हम आ गए आ। अब यहां स्वरों की मात्राओं को समझेंगे। अभी हम आपको स्वरों की मात्राएं बता चुके हैं, बड़ा आ से लेकर औ तक की मात्राएं क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी मात्राओं के लगाने में कुछ थोड़ा सा फेरबदल और भी होता है। वो क्या है वो देखते हैं। आ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, बताया मैंने। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग होता है। किसी भी व्यंजन को लिखते समय अगर हमें स्वर भी लिखना है तो हम उनकी मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। और आ एक सिंगल ऐसा वर्ण है जो हमेशा हर व्यंजन के उच्चारण के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना इस स्वर के सहायता के कोई भी व्यंजन बोला नहीं जा सकता। रा पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा। अब यहां पर जैसे हमने तो ये देख लिया कि सबके साथ मात्रा लगती है। अब यहां पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? देखो, हमने आपको बताया था जो छोटा ऊ होता है उसकी मात्रा कैसे लगती है। हमने जैसे यहां पर का बताया तो ऐसे लगा। फिर उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? हमने बड़े ऊ की मात्रा आपको बताई कि का के नीचे हम इस तरह से मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने ये चीज हमें बताई। अब रा पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा के नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर, उसके सामने लगाई जाती है। अब रा की जैसे अब जैसे हम यहां पर का है, अगर हम मां में भी लगाएंगे तो हम नीचे लगाएंगे, पा में भी लगाएंगे तो नीचे लगाएंगे, बा में भी लगाएंगे तो नीचे लगाएंगे, ता में भी तो लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। लेकिन जब हम रा में लगाते हैं तब हम इसको नीचे नहीं लगाते हैं। ये गलत है, ये चीज गलत है। इसको लगाते समय हम क्या करते हैं? रा में जब भी हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या करते हैं? हम इसके सामने लगाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसके सामने लगाते हैं, रू। ठीक है, अब उसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? जब हमने मां लगाया मुंह, फिर बा लगाया बू, फिर हमने ता लगाया तू, है इस तरीके से हम नीचे मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब रा में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तब हम ये नीचे नहीं लगा सकते। ये गलत वे है। क्या है? ये गलत तरीका है। अब इसमें सही तरीके से हम कैसे लगाएंगे?
इसका सही तरीका क्या है, हम रा के आगे ऐसे लगाते हैं। फर्क देखिएगा आप, जब हम छोटा ऊ लगा रहे हैं तो हम सिंपल लगा रहे हैं, और बड़ा ऊ लगा रहे हैं तो हम गोला करके ऐसे लगा रहे हैं। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है, रूपाली, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, रूपाली। तो उसमें मात्राएं कैसी लग रही हैं, आप देख रहे हैं, छोटा ऊ की लग रही है, बड़े ऊ की में, रूपाली है कि रूपाली है। मेरे में मात्रा हमेशा छोटे ऊ की लगती है, बड़े ऊ की नहीं लगती है। रूपाली है, नॉट रूपाली है, हम उसको खींच नहीं रहे हैं। तो मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, आप बताओ, ये है ना मेरा नाम, तो आपने रा के नीचे, रा के साथ मात्रा कैसे देखी, हमने उसके सामने लगाई है ना, लगाई है। तो ये आपको लगाने का तरीका होता है, जैसे यहां पर बताया गया है, रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, रा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम से जब रा में आप इस तरीके से मात्रा लगाओ तो ध्यान रखना, जब छोटा ऊ लग रहा होगा तो हमें रा में सिर्फ ऐसे करके ऐसे देना है, लेकिन जब रा में हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो हमें गोला बनाकर लगानी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हमारे स्वर के बाद जो आते हैं अयोगवाह, उसके अंदर क्या रहता है, अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, और विसर्ग, ये तीन चीजें आती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए हमने आपको यहां बताया अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, देखिए ये जो अयोगवाह है ये ना स्वर में आ रहे हैं ना व्यंजन में आ रहे हैं। क्लियर? ना स्वर में है ना व्यंजन में है, इनका इस्तेमाल दोनों के ही साथ किया जा सकता है। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं, यानी कि जो हम मुंह से भी बोल रहे हैं और नाक से, अंग, अंग, अब देखो अंग, आहा, तो इसमें नाक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम मुंह का भी, अंग। यहां पर हम सिर्फ अंग की बात, विसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अंग की बात करें, जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार के आपकी अनुनासिक कहलाती है। तो यहां पर चंद्र बिंदी जो है, आप दो तरीके से बिंदी लगाते हो ऊपर, शिरो रेखा के ऊपर आप दो तरीके से, जब हम कोई हिंदी में वर्ण लिखते हैं तो ये जो मात्रा लगाते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा का, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है, शिरो रेखा। क्या कहलाती है, शिरो रेखा, सिर के ऊपर की रेखा। तो वर्ण के सिर के ऊपर की रेखा शिरो रेखा कहलाती है। इसके ऊपर जब हम बिंदी लगाते हैं तो ये हो जाता है अनुस्वार, और उसी तरीके से शिरो रेखा के ऊपर जब हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो ये हो जाता है अनुनासिक। इसके ऊपर चंद्र बिंदी यानी कि चंद्र बिंदी लगाया जाता है, नाक की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। हम मुंह से भी बोल रहे हैं, नाक से भी बोल रहे हैं, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, पाव, आंख, पांच, तो देख रहे हैं आप, पा और आ जो दोनों ही हमारा नाक और मुंह दोनों इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनुस्वार। मैंने बताया क्या, अनुस्वार आपका क्या होता है, जहां शिरोरेखा के ऊपर हम सिर्फ बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, सिर्फ नाक से निकलेगी। अनुनासिका में मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ और सिर्फ जो है नाक से निकलेगी, और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, और क्या, थोड़ा सा ताकत लगा के जोर से, जैसे बोलेंगे अंग, जंग, है ना, पलंग। तो अब यहां पर आप देख रहे हो जो हम व्यंजन जिसके ऊपर आपका अनुस्वार लगा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा जोर देकर बोल रहे हैं, तथा लिखते समय व्यंजन के ऊपर अंग लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, चंचल, मंच, अंधा, बंदर, कंधा। तो आपने देखा यहां पर जो ये बिंदी होती है ये अनुस्वार कहलाती है और चंद्र बिंदी अनुनासिक कहलाती है। अब आते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह के अंदर अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग तीनों ही चीजें आती हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां ना स्वर और ना व्यंजन हैं, ठीक है, दोनों ही अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं, इन दोनों का साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह कहलाती हैं। ये दो हैं, अंग और आहा। तो समझ में आया,
अब हम स्वर में जो हमने पढ़ लिया, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, हमने क्या नहीं पढ़ा था, अंग और आहा। अंग जो है वो क्या है, अनुस्वार, और आहा हमारा विसर्ग है। इन दोनों को ही हम स्वर और व्यंजन के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है, दिया है ना, ये दोनों में ही नहीं आती और इन दोनों के साथ योग नहीं है इनका। इन मतलब हम अनुस्वार और अनुनासिक को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ये स्वर में आती है ना व्यंजन में आती हैं, लेकिन इन दोनों के ही साथ इस्तेमाल करते हैं। स्वर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और व्यंजन में भी इस्तेमाल करते हैं। स्वर का इस्तेमाल आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आ हमारा स्वर है और व्यंजन हमारा जो है यहाँ पर है। इन दोनों के साथ हमने इस्तेमाल किया, अनुस्वार को भी और विसर्ग को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया, चूंकि इनका साथ में योग नहीं है इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और ये ध्वनियां हैं आपकी अंग, आहा। अब देखते हैं विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग के जो चिन्ह होते हैं, जो हम आहा लिखते हैं ना, आहा हम लिखते हैं, इसके पीछे जो दो बिंदियां होती हैं इनको हम आहा कहते हैं। ये वाली जो ये दो बिंदियां हैं ना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, आहा कहलाती हैं। अब क्या है, का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है, अतः, प्रातः, अंततः, फलता। तो हम ये बोलेंगे कि ये सिर्फ संस्कृत में होगा, नहीं, इनका कुछ शब्दों में यानी कि हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, अतः, प्रातः, अंततः, फलता। और इस विसर्ग का उच्चारण ह से होता है। किससे हो, जैसे बोलो अतः, क्या है, अतः, प्रातः, अंततः, प्रायः। तो ये आप देख रहे हो ह जो है ये विसर्ग का उच्चारण होता है। अब हम आ जाते हैं ग्रहित ध्वनियां, जो हमने दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ ध्वनियों को लिया है बाहर से, ठीक है, जो हमने आपको बताई थी अर्धचंद्र और नुक्ते, ये हमने दूसरी भाषाओं के शब्दों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को ग्रहण किया है। अब इसमें पहला क्या है, अर्धचंद्र। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है और आ और ओ के बीच की ध्वनि है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम ऑफिस लिखें, ऑफिस लिखें, जो कुछ भी लिखें अगर हम, तो क्या होता है, ये चीज की मतलब आ, यहां पर आ और ओ के बीच का होता है। ऑफिस नहीं हम लिख सकते, पहली बात है ऑफिस नहीं लिख सकते, ऑफिस नहीं लिख सकते, ऑफिस नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, ऑफिस। तो इसलिए इन दोनों के बीच की ये ध्वनि को लिया गया है। जैसे बॉल, कॉल, हॉल, डॉक्टर, डॉल। तो आप ये देखो, बॉल हो, कॉल हो, हॉल हो, डॉक्टर हो, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जा और फ। जा और फा हमारा आप जानते हैं कि व्यंजन है, वर्णमाला का ही भाग है, लेकिन इसमें हम जब नीचे बिंदी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ज फ। तो क्या है, इसका प्रयोग केवल अरबी फारसी के शब्दों में किया जाता है, क्योंकि जब हम अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तब उनके उच्चारण के लिए हमें इनको जो है ग्रहण करना पड़ा हिंदी भाषा में। जैसे अब इसको जब भी आप, जैसे अभी इंग्लिश भाषा में जब लिखेंगे तब हम इस अर्धचंद्र को लगाएंगे, उसी तरीके से हम इस बिंदी यानी नुक्ते का इस्तेमाल जो है वो कब करते हैं, जब हम सिर्फ उर्दू और फारसी के शब्दों को लिखते हैं। जैसे कागज, सजा, जरा, शरीफ, कफन, नफरत आदि। तो ये सब चीजें हमने क्यों ली, क्योंकि हम जो है इन शब्दों को लिखना चाहते थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डा और ढा। हमने डा और ढा तो पढ़ा, लेकिन ड और ढा जो है ये उच्छिप्त जो है वो उच्छिप्त व्यंजन है। डा और ढा ध्वनियां डा ढा से भिन्न हैं। ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आती हैं। जैसे डा और डलिया जो है, आप देखिए डलिया शब्द, डलिया वर्ण जो है वो शब्द के शुरू में आएगा, ढक्कन जो है वो शब्द के शुरू में आएगा, लेकिन डा जो आपका डा और ढा है ये कभी भी जो है किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आएगा। तो अब एक छोटा सा समरी आपको मैं बता दूं, जो हम इस वर्ण को लेते हैं आ वाले को, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ये अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह को हमने ग्रहित किया है
वो आपका कहलाता है अर्धचंद्र। ठीक है, अर्धचंद्र कहलाता है। फिर जो हमने ज और फ लिया, यानी कि ज और फ लिया, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नुक्ता। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ड और ढ, ये हमारे कहलाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। देखिए, ये दोनों हमने दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए ग्रहित किया है। ये उच्छिप्त व्यंजन क्यों है? हमने अपने ही व्यंजनों में मॉडिफिकेशन किया है, यानी कि नवीनीकरण किया है। इसलिए, क्योंकि कुछ जैसे भाषाएं बदलती हैं तो उनमें कुछ नए शब्द आते हैं, उनके जो है उच्चारण में फर्क आता है, तो इसलिए हमने इन व्यंजनों में जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन अर्थात नवीनीकरण समय के साथ हुआ है। तो समझ में आ गया, ये हमारी घ्रयित ध्वनियां हैं, ये ना स्वर हैं ना व्यंजन है, सिर्फ उनको लिखने के लिए हमने इन ध्वनियों को लिया है, दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए। ये सभी जो है हमने अपने आप ही मॉडिफाई करी हुई हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, व्यंजन। हमने स्वर समझ लिया, ग्रहित ध्वनियां समझ ली, अब हम आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या होते हैं? ये वो वर्ण होते हैं जो किसी भी स्वर की सहायता के बिना जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अब इनके भेद होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 तरह के। इसके अलावा और भी होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, द्वित व्यंजन होते हैं, तो आगे उनको भी हम बताएंगे। लेकिन बेसिक व्यंजन के सिर्फ ये 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, गले, होठ, जीवा आदि के स्पर्श से होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर मा तक व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, इनमें डा और ढा ध्वनियां भी हैं। ठीक है, अब इनको आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन मैं आपको अभी इससे पहले एक स्लाइड में पढ़ा चुकी हूं, लेकिन तब भी बता रही हूं। ये 5 वर्ग होते हैं, आपको मैंने बताया। सबसे पहला आता है का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा, घा, णा। ठीक है, ये। फिर आता है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, चा, छा, जा, झा, इया। फिर आते हैं चा, छा, जा, जा, इया। फिर आता है टा, टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, णा। ठीक है, अब इसके अलावा इसी वर्ग में 2 और आपके ऐड किए गए हैं, डा और ढ। ठीक है, ये भी व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। फिर टा, ठा, डा, डा, णा। फिर आता है ता, ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। फिर आता है आपका पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, समझ गए आप? तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्यों स्पर्श व्यंजन कहला रहे हैं? क्योंकि जो व्यंजनों के सामने का जो हवा है वो कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श के द्वारा ही बाहर आ रही है। कहीं से भी हवा जो है वो कहीं ना कहीं टच हो रही है, इसलिए। अब आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। का से लेकर, उन्होंने बताया ना, का से लेकर मा तक। तो अब ये देखिए, का से लेकर मा तक जो है ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गए। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन, या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन को मुंह से बोलते समय बहुत ज्यादा ऊष्मा यानी कि गर्माहट पैदा होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं, स, श, स, ह। ठीक है, ये तो ये व्यंजन के तीनों भेद हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि हमने बताया, इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। सॉरी, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं पढ़ते हैं पहले। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ भी हो सकता है। और अगर आप स्वर के साथ होता है, अगर स्वर के साथ अगर पूरी तरीके से विच्छेद करने को बोलेगा तब हम आ के साथ करते हैं। तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे यहां पर ता प्लस रा त्र हुआ। यहां पर ता पहला व्यंजन है जो स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। ये दोनों मिलकर एक नया व्यंजन त्र बनाते हैं जो एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब जो हमारी वर्णमाला है उसमें सबसे आखिरी वाली लाइन में आ जाइए, छत त्र ज्ञा, वो हमारी क्या है, संयुक्त व्यंजन की पूरी लाइन है। इसके अलावा एक वर्ण और है जिसे हम बोलते हैं श्र, तो ये भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब जैसे यहां पर हमने इसका पूरा विच्छेद और कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए, तो ध्यान से देखिए इनको क्या है, ये छ है। अब ये का प्लस शा प्लस आ। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा का प्लस शा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये बन गया। तो हमने क्या किया, हमने इसको पूरी तरह विच्छेद कर दिया, इसको आ कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ये गलत नहीं है। फिर आते हैं त्रा, ता प्लस रा और प्लस आ, ये हमारा बना त्रा। अब जैसे हमने छ पढ़ा था, छत्र ज्ञा छ पढ़ा था, का प्लस शा प्लस आ, तो क्या हुआ, कक्षा रक्षा क्षत्रिय। आप देख रहे हैं यहां पर श शब्द आ रहा है। फिर हमने पढ़ा त्रा, ता प्लस रा प्लस आ, त्र बना, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिभुज, त्रुटि। फिर नेक्स्ट आते हैं ज्ञा, जा प्लस इया प्लस आ, इया आपने पढ़ा था ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ज्ञा। ज्ञान विज्ञान अज्ञात ज्ञानेश्वर। फिर नेक्स्ट है श्रा, श प्लस रा प्लस आ, ये क्या बनता है, श्रा। श्रीलंका, श्रीमान, श्रीमती, माता श्री। तो ये कुछ उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए। तो हमने यहां पर इसे पूरी तरीके से विच्छेद किया है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट आते हैं संयुक्ताक्षर। अब हम किस पे आए, संयुक्ताक्षर। अब ये क्या होता है इसको भी समझिए। हिंदी भाषा के 2 व्यंजनों के मेल से बने शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो अभी तो आप बोलोगे कि 2 व्यंजन हमने मिलाए थे तो वो तो संयुक्ताक्षर बन गए, संयुक्त व्यंजन बने। जैसे कि अभी हमने देखा, वो संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर सहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे न्या और एवं संयुक्त अक्षर जो ना और या व्यंजन से बना हो। तो देखिए संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में फर्क क्या होता है। यहाँ पे पहला व्यंजन स्वर, देखिए दोनों ही चीजें ध्यान से दीजिएगा, दोनों में, चाहे संयुक्त व्यंजन में हो चाहे संयुक्त अक्षर में हो, दोनों में ही पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, संयुक्त व्यंजन में जब हम एक स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन जोड़ते हैं तो उससे नए शब्द का निर्माण होता है। लेकिन संयुक्ताक्षर में किसी भी नए वर्ण का निर्माण नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। जैसे देखेंगे अब यहां पर आकर, जिसका शब्द बनता है न्याय। संयुक्त अक्षर में जो शब्द बनता है वो स्वतंत्र नहीं माना जाता है। संयुक्त अक्षर के कुछ और उदाहरण आपके लिए नीचे हैं। क्या है देखिए, जैसे कि हमने बताया कि पहला जो व्यंजन है धा, वो अब जैसे यहां पर इन्होंने हमको बताया ध्या, अब इसको हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि पहला जो
व्यंजन है वो स्वर रहित है। तो धा हमारा क्या है, ये स्वर रहित है। तो स्वर रहित के लिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया, ठीक है। इसके नीचे जब हमने हलंत लगाया तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। फिर उसके बाद या है, तो या हमारा क्या है, स्वर सहित है, इसलिए ये क्या है, संयुक्ताक्षर। क्यों, क्योंकि उसके लिखते समय हमने यहां आधा धा को हमने क्या करा, हमने पूरे वाले व्यंजन के साथ सपोर्ट में लगा दिया। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन करते हैं, जब हम उसमें बनाते हैं, तो उसमें तो नया ही शब्द बन जाता है। जैसे हमने बताया ना, यहां पर हमने आधा ता प्लस रा लगाया, तो ये हमारा क्या बना, त्रा बना। यहां तो ना ये शब्द आया ना ये आया, दोनों ही नहीं आए। लेकिन यहां तो देखो, यहां जो हमने जो इस्तेमाल किया, तो ये आधा धा आया और यहां पर ये आधा या आया। तो ये आपको फर्क समझ में आया ना, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या फर्क होता है। अब इसी तरीके से कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं संयुक्ताक्षर के। यहां पर ध्या है, ध्यान, अध्याय, कृत, शक्ति, वक्त, भक्ति। फिर नेक्स्ट है व्य, व्यवहार, कर्तव्य, गंतव्य, व्यक्तित्व, व्यायाम। नेक्स्ट है भय, अभ्यास, सभ्यता। फिर नेक्स्ट है प्यास, प्यार, प्यास और प्याला। अच्छा, अब यहां पर आपको कुछ चीजें हमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी, ध्यान दीजिए। यहां पर उन्होंने बताया आपको कि पहला शब्द जो है वो स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। तो उस कंडीशन में जैसे हम दा लिखते हैं, द्वा को हम आधा लगा दिया, यानी कि स्वर रहित कर दिया, और दूसरा हमने यहां पर लिखा या, जिसे स्वर सहित कर दिया। तो इन दोनों के मेल से जो बन रहा है वो द्या बनता है। लेकिन ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। इसको अब ये जो रूप है ये बीच में थोड़ा प्रचलन में आया था, लेकिन अब ये प्रचलन से हट रहा है लिखते समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि जो है ये एक संयुक्त व्यंजन में आना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं आना चाहिए। तो जब ये द्वंद्व चला तो इसको प्रचलन से अब धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। तो लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हम लिखते हैं विद्या, तो विद्या लिखते समय आपको यही रूप जो है इसका इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग जो है विद्या लिखते समय इसको इस रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आजकल प्रचलन से बाहर हो रहा है। आप हमेशा इसको ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपको क्लियर रखना है, क्योंकि अगर हम इसमें इसको इस्तेमाल करेंगे और आपको मान लो प्रश्न से बाहर है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे आपकी अभी आदत पड़ जाएगी लिखते समय, आप आगे जब एग्जाम्स दोगे बाहर अपने बोर्ड एग्जाम दोगे जाके 2 साल बाद, तो फिर अगर आपने ये लिखा तो हो सकता है एग्जामिनर ये सोचे कि बच्चा जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है। चीजें जो चेंज होती हैं वो अपडेट करना पड़ता है हमें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जब नया वर्जन आता है तो हमें वो अपडेट करने को बोलता है ना, तो उसी तरीके से जब चीजें प्रचलन में जो चीजें होती हैं उससे हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो ये चीज अपडेटेशन में है कि किस तरीके से आपको क्या चीज लिखनी है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, स्पर्श व्यंजन के जो आखिरी वर्ण होते हैं, आखिरी वर्ण, ठीक, जो कौन कौन से हैं, जैसे पहला वाला का वर्ण है, तो का जो आखिरी वर्ण है वो हमारा ढ होता है। फिर होता है हमारा चा, छा, जा, झा, इया हमारा आता है। फिर होता है आपका टा, ठा, डा, ढा, ड़ा होता है। फिर होता है ता, था, दा, धा, ना होता है। फिर होता है पा, फा, बा, भा, मा। तो स्पर्श व्यंजन के ये जो आखिरी 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, पांचों लाइन के जो आखिरी 5 वर्ण, पांचों वर्ग के आखिरी जो 5 वर्ण होते हैं व्यंजन के, इनके जो हैं वो अनुस्वार बन जाते हैं। ध्यान रखना, क्या बन जाते हैं, इनके अनुस्वार बन जाते हैं। जैसे कि हम अगर लिखते हैं, हम अब इसमें कुछ के उदाहरण मैं दे रही हूं आपको। जैसे यहां पर ना है, हम क्या बोलते हैं, अंधा, ठीक है। अब बिंदी देखो आए, तो वहां पर क्या है, आधा ना है, क्या है, आधा ना। अब उसी तरीके से आओ, अंबर, क्या है, अंबर, ठीक है ना, ये निकल रहा है अंबर। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, अंबर, ठीक है। फिर आता है गंदा सॉरी,
इसको हम कैसे लिखते हैं, गंदा, ऐसे लिखते हो ना। फिर इसी को हम किस तरीके से लिख देते हैं, गंदा। तो समझ में आया ना आपको कि जो स्पर्श व्यंजन, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब ये जो हम लोग व्यंजन लिख रहे हैं ना, व्यंजन में ही आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। व्यंजन का जो एक्चुअल में जो स्वरूप है उसको हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, व्यंजन। ठीक है, तो इस व्यंजन में आपको ये ध्यान रखना है, ये स्पर्श व्यंजन जो हैं, ये इस व्यंजन के 5वें वर्ण हैं, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, 5वां, जो 5 वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उसके आखिरी वर्ण जो हैं वो अनुस्वार में बदल सकते हैं। जब भी हम ऐसे आधा लगाते हैं ना, तो उसकी जगह इनको हम अनुस्वार में बदल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं द्वित्व व्यंजन। तो अभी तक हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, और अब हम देख रहे हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन का निर्माण भी दो व्यंजनों के मेल से होता है, पर दूसरा व्यंजन पहले जैसा ही होता है। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, जैसे का प्लस का, कक। यहां पर पहला व्यंजन का स्वर के बिना है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ है, और इन दोनों के मेल में कक बनता है, जो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन के उदाहरण आप नीचे देख सकते हो। अब ध्यान देना, अभी हमने जो संयुक्त व्यंजन देखा, संयुक्ताक्षर देखा, और द्वित्व व्यंजन, तीनों में जो समानता है, वो पहली समानता क्या है कि इनमें जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये तीनों ही का जो है वो समानता है। अब इनमें बदलाव क्या है? संयुक्त व्यंजन में जब हम लेते हैं तो एक स्वर सहित और स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन के साथ में नए वर्ण का जो है नया वर्ण का निर्माण होता है। दूसरा, संयुक्ताक्षर में हम क्या करते हैं, जब इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, लेकिन इससे किसी भी नए वर्ण का निर्माण नहीं होता। ये दोनों ही वर्ण साथ में लिखे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप बदल जाता है। तीसरा आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में भी पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, लेकिन इनमें दोनों ही व्यंजन जो लिए जा रहे हैं, स्वर सहित और स्वर रहित, वो एक ही व्यंजन होते हैं। का हो सकता है, पा हो सकता है, मा हो सकता है, ना हो सकता है, ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे अब आप यहां देख रहे हो जा है, ठीक है, तो इसमें आप जो जा आपका आ रहा है, इसमें पहला वर्ण भी जा है और दूसरा वर्ण भी जा है। तो इस तरीके से पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन दोनों ही जा है। तो जज हो गया, सज्जा, लज्जा, छज्जा, लज्जत, इज्जत। दूसरा है कक, पक्का, चक्का, मक्कार, धिक्कार। फिर है पप, चप्पा, गप्पे, पप्पू। फिर है मम, हिम्मत, चम्मच, मरम्मत। तो यहां पर द्वित्व व्यंजन यानी कि दोनों ही व्यंजन एक ही रहते हैं, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित रहता है। अब आते हैं हम स्वर यंत्रों के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। अब स्वर यंत्र हमारा क्या है? हमारा गला है स्वर यंत्र, ठीक है ना। अब इसके कंपन के आधार पर वर्णों के भी कुछ भेद होते हैं। गले में स्वर यंत्र होता है। हम लोग का गला कैसे होता है? यहाँ पर होता है ना, जिसको काकल कहते हैं, उसी के जरिए आवाज, जब हवा बाहर निकलती है तो हमारे गले से स्वर निकलता है। तो वो जो स्वर यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? काकल बोलते हैं। उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है और इसके आधार पर वर्णों को निम्नलिखित दो भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है सघोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। ठीक है, दो भागों में, मतलब जो हमारे गले में कंपन होता है ना, उसके आधार पर इसको बांटा गया है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। अब इसको देखते हैं सघोष वर्ण कौन से होते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकरा कर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। भाई टकरा तो हर हाल में रही है, लेकिन क्या है? घर्षण होगा, यानी कि थोड़ी सी घरघराहट जिसको हम बोलते हैं। जैसे यहां पर
आ ई उ री ए ओ। तो स्वर में ये सभी घर्षण हुए, तो स्वर में सघोष वर्ण क्या है, ये 11 है। अब आ जाइए व्यंजन में सघोष वर्ण कौन से हैं, गा घा डा जा झा ई टा ढा दा ड़ा धा घा ना बा भा मा या रा ला वा हा। तो इसमें क्या है, घर्षण, घिस रही है कोई चीज, ठीक है, याद रखना, हम कंपन पैदा कर रहे हैं लेकिन घर्षण हो रहा है, घिस रहा है। तो व्यंजन होते हैं हमारे टोटल 20। तो 11 स्वर और 20 व्यंजन जो हैं वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है वो कहलाते हैं अघोष वर्ण। अब इनको बोलते समय हमारे गले में जो काकल है उसमें किसी भी तरह का कंपन नहीं होगा। कैसे, देखिए, क ख च छ ट ठ द थ प फ श स ह। तो इसमें क्या है ना, हम कंपन नहीं हो रहा, यानी कि वाइब्रेशन। कंपन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन। सघोष वर्ण में हमेशा वाइब्रेशन होगा और अघोष वर्ण में वाइब्रेशन नहीं होता है। तो अघोष वर्ण जो है वो कितने होते हैं, 13। इनमें कोई भी स्वर शामिल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन शामिल होता है। अब यहां पर देखिए, उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अब जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें हम कुछ कोशिश करते हैं। अब कोशिश जो हम करते हैं उसके आधार पर व्यंजन के भेद दिए गए हैं। क्या है, उच्चारण के समय सांस तथा अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर। व्यंजन बोलते समय हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, कैसे वायु छोड़ रहे हैं, इसके आधार पर हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, किस तरीके से हैं, अल्प व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। क्या होता है ये, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। ठीक है, इसीलिए इसको अल्प मतलब थोड़ी वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिसमें हमें ज्यादा ना समय लगे और ना ही हमें ज्यादा वायु, क्योंकि जब हम ज्यादा वायु छोड़ेंगे ही नहीं या लेंगे ही नहीं तो उसमें समय कम लगेगा ना। तो ये व्यंजन है हमारे क्या, का गा डा जा पा या रा ला वा। तो देखिए इनको बोलने में कितना कम समय लगा, तो ये हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन, कि जिनको हमें ना बोलने में ज्यादा समय लग रहा है और ना ही ज्यादा वायु का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा आते हैं महाप्राण व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे खा घा झा फा टा था दा धा ना। तो ये आप देख रहे हो ना, इन सभी को बोलने में क्या है, ज्यादा समय लग रहा है, तो ये सब क्या कहलाए, महाप्राण, यानी कि ज्यादा समय, ज्यादा वायु लगी, ज्यादा समय लगा, इसलिए ये सभी क्या कहलाए, महाप्राण व्यंजन। अब हम आ गए वर्ण विच्छेद पे। हमने वर्ण देख लिए कितने तरीके के हैं, कहां से आए हैं, क्या है, बोलने के आधार पर, कंपन के आधार पर और जो है समय के आधार पर, हर एक चीज का हमने वेरिफिकेशन देख लिया, सारी चीजें समझ ली। अब ये जो वर्ण है, ये वर्णों के मेल से जो है क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। अब को हम किस तरीके से विच्छेद करते हैं, ध्यान दीजिए। जब कोई भी एक शब्द हमारे पास हो और उसमें एक एक वर्ण को अलग करने की बात कही जाए तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। इसको करते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है। खास तौर से जो इसमें मिस्टेक्स होती हैं, जो मैंने पाया है, वो है मात्राओं का विच्छेद करते समय अक्सर आप लोगों से जो है मिस्टेक्स होती हैं। तो यहां पर इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए क्या है, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। यानी कि अगर आपको वर्ण विच्छेद करना अच्छे से आ गया तो लिखते समय आपसे मिस्टेक बहुत कम होगी,
क्योंकि जब आप लिखते समय मिस्टेक करते हो ना तो उसी समय चीजें बिगड़ जाती हैं। तो हम इसको पहले अच्छे से समझ लेंगे। इतने बड़े शब्दों को हम बाद में समझते हैं, पहले हम छोटे शब्द से शुरू करते हैं। जैसे अब पहला जो हम शब्द ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं है, ठीक है। पहला हमने जो शब्द लिया वो था गमला, ठीक है। या अब चलो यहां तो एक मात्रा आ गई, गलती हो गई मेरे से, एक मात्रा आ गई, हम ले लेते हैं कलम। तो इसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं है। आप देख रहे हो कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है। तो अब चलो इसको विच्छेद करते हैं। अब ये का देख रहे हो, हमने आपको क्या बताया, कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम स्वर रहित और स्वर सहित, स्वर के जो व्यंजन हमने बोल रहे हैं ना उसमें से भी हम स्वर को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें सारे वर्ण अलग अलग करने हैं। तो यहां पर जैसे का है तो का के साथ क्या है, स्वर जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वर जुड़ा है, आ जुड़ा है। तो जब भी हम अलग करेंगे ना तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हमने देखो हलंत लगा दिया, हलंत लगाने के बाद हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब जब हमने अलग किया तो इसमें से जो स्वर अलग किया वो क्या था, आ, ठीक है। तो इस तरह हमने का को विच्छेद कर दिया। फिर आ जाते हैं ला पे, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, हमने ला लगाया, नीचे हलंत लगाया और इसके साथ भी हमने आ को अलग कर दिया। क्योंकि विच्छेद करने का मतलब है हर एक वर्ण को अलग अलग करना है, व्यंजन को भी, मात्राओं को भी, स्वर को भी, सब कुछ अलग अलग करना है। ये कर दिया। अब जैसे यहां पर आ गया मां, तो मां में से भी हमने इसको अलग कर दिया। तो ये तो हमने आपको एक सिंपल सा बिना मात्राओं वाला बता दिया। अब एक मात्रा वाला ले लेते हैं। जैसे कि हमने बोला क्या है, कोई भी एक मात्रा वाला शब्द, जैसे अभी हाँ मैंने लिखा था ना गमला, ठीक है। तो गमला में हमने देखो सबसे आसान मात्रा आ की ली। तो अब यहां पर गा है तो गा को हम वैसे ही अलग करेंगे, गा प्लस आ। तो गा के नीचे हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, उसके बाद आया मां, मां के नीचे हलंत लगाया, फिर उसके बाद उसको आ से अलग कर दिया। फिर उसके बाद यहां पर क्या है, ला है, तो हमने ला बनाया, ला के नीचे हलंत लगाया। लेकिन इसके साथ स्वर कौन सा लगा हुआ, इसके साथ लगा है बड़ा आ। क्यों, क्योंकि ये बड़ा आ की मात्रा है ना, तब यहां पर छोटा आ नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। उसी तरह एक शब्द और देखो, यहां पर है ओ की मात्रा, हम लगा रहे हैं चलो। तो चलो में जब हम करेंगे तो चा हमने लगाया, नीचे हलंत लगाया, प्लस आ लगाया। ये तो सिंपल हमारा था, हमने कर दिया। फिर अब ये देखो ला है, तो ना के लिए हमने क्या लगाया, हलंत लगाया। तो यानी कि इसको हमने स्वर रहित कर दिया। फिर उसके बाद क्या आया, ये देखो ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ओ को हम कैसे करेंगे, प्लस ओ, ठीक है। हाँ, अब उसी तरह एक शब्द और लो, इसमें हम ई की मात्रा को देखते हैं। क्या है, पिन। क्या है, पिन। पहला वर्ड क्या है, पा, हमने पा लिखा, पा के नीचे हलंत लगाया, हलंत के बाद क्या है, यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो हमने क्या लगा दिया, छोटी ई। फिर क्या है, ना, ना के नीचे हलंत लगाया, फिर क्या लिख दिया, आ। तो समझ में आया, जो मात्राएं होती हैं उनको, उनमें मात्रा से पहले हमें व्यंजन को लिखना पड़ता है, फिर हम मात्रा लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब ये थोड़े बड़े शब्दों को ले लेते हैं। जैसे यहां लिखा है अचानक, तो आ प्लस च, ठीक है, क्योंकि आ तो पूरा है, आ स्वर है, इसको तुम कहीं नहीं विच्छेद करेंगे, तो हमने आ का आ ले लिया। चा लिख दिया, चा के साथ बड़ा आ की मात्रा है तो हमने बड़ा आ लगा दिया। फिर ना है, ना के नीचे हलंत लगाया और उसमें से स्वर अलग कर दिया। फिर का है, का के नीचे लगाया, उसके नीचे से स्वर अलग कर दिया। फिर आते हैं स्वच्छ। अब इसमें ध्यान देखिए, इसमें जो है कुछ शब्द जो हैं वो आधे हैं, अर्थात जो सिर्फ स्वर रहित हैं, जिनके साथ स्वर है ही नहीं। जैसे आधा सा, आधा सा के साथ तो स्वर है ही नहीं, तो आधा सा लिख दिया। फिर उसके बाद वा आया, वा के साथ क्या है, स्वर लगा हुआ है, तो हमने वा लगाया प्लस आ, वा में से आ को अलग कर दिया। फिर चा, चा देखिए क्या है, आधा है ना, आधा है यानी कि स्वर रहित है, तो खाली चा लिख दिया, उसके साथ आ लगा ही नहीं है, तो हम आ क्यों लगाएंगे। फिर छा आया, छा हम पूरा लिखेंगे, उसके साथ हम लिख देंगे, क्योंकि छा हमने स्वर रहित किया है, उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं
कमल, जैसे हमने कलम का किया उसी तरह कमल, का प्लस आ, मा प्लस आ, ला प्लस आ। तो इस तरीके से हम विच्छेद करेंगे। मात्राएं हो, आधा स्वर हो, अनुस्वार हो, विसर्ग हो, हर एक चीज को हमें अलग अलग जो है वो विच्छेद करना पड़ता है और इसी तरीके से आप इसको विच्छेद करेंगे। हर एक वर्ण को हम विच्छेद करते चलेंगे। तो इस तरीके से वर्ण विचार हमने पूरी तरीके से समझ लिया। क्या होता है वर्ण, इन सभी को हमने पूरे डिटेल में समझा, हर एक चीज को। तो अब ये हमने पढ़ लिया है, इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, हमने सिर्फ अभी समझा है। अब इस समझने को हमें और अच्छे से पक्का करना है। तो उसको पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे और उनके कुछ अभ्यास कार्यों को भी करेंगे। तो अपना जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना, उसमें हम आपके इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं और फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उस पे हम इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो क्लियर हो गया ना, ये टॉपिक समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब आपका अगला वीडियो आप देखोगे तो वो आपका रहेगा इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको समझा रही हूँ, जितने पैटर्न से समझा रही हूँ, इन सभी के वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हो। मान लो बाई चांस अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपसे छूट रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार आपने देख लिया, उसकी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, नहीं समझ में आया, तो वापस जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज वर्ण विचार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।